नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की सेशन एकदम जबरदस्त होने वाला है बाबू। आप सभी लोग जितने भी छात्र छात्र आए हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। और जो भी बच्चे नए आए हैं बाबू इस चैनल पर, एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम टोटल आपको जो है 15 पार्ट कराएंगे। और 15 में जो है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत कहा जाए तो 100%, समझ रहे हो ना, 101% आने की चांसेस रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी लोग कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। कमेंट नहीं करते तो हमको पता नहीं चलता, आप लोग कमेंट जरूर करें। देखिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण भी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण भी लिखिए। तो देखिए सभी पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर, सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जितने भी पेड़ पौधे हैं क्लोरोफिल है, वो सारे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके वो लोग कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वो सारी चीजें क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से होने वाली प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लेंगे सभी लोग, ठीक है। सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, वो जो है क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में जितने भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सबको ग्रहण करके क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये निर्माण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र है बाबू, वो है 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। किसकी उपस्थिति में बोला है? ध्यान से देखेंगे, C6H12O6, ठीक है, और प्लस 6O2 प्लस 6H2O, H2O याद रखिएगा। यहां पर हमने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, और ये हो गया, और C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही है इसका समीकरण प्रकाश संश्लेषण का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है बाबू। तो आप सभी लोग एक बार फटाफट लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे आप लोग कंजूसी करते, फटाफट से एक बार लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। कहता है विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो कहता है विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है, विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ बाबू कि विषमपोषी पोषण उसे कहेंगे जो भी इस पृथ्वी पर जीव है, वो स्वयं से अपना भोजन नहीं बनाते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कहने की बात बताया जाए तो जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, समझ रहे हो ना? ये सारे जितने भी जानवर है ना, ये जितने भी जानवर है वो दूसरों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमपोषी पोषण कहते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का है बाबू।
ध्यान से देखिएगा सभी लोग, समझ में तो एकदम 100% आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? आंसर बड़ा ही शॉर्ट लिखे बाबू, और ध्यान से आप लोग भी लिखिएगा, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं, जीव जिसके अंदर जीव हो, समझ रहे हो ना, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी का अर्थ हुआ मेरा दादा परदादा छदादा, समझ रहे हो ना, माता पिता अर्थात जनकों से, जिसने जन्म दिया, जनक कहते हैं उसको, माता पिता को, जनकों से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं, संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता, अर्थात देखिए कहने का अर्थ हुआ जिस प्रकार से मान लो कि हम हैं तो उसी प्रकार से हमारे माता पिता है, हम भी उसी प्रकार से बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है, देंगे कि नहीं? तो ऐसे गुणों को क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। मेरी बात समझ में आया आप सभी को? जिस प्रकार से हम है उसी प्रकार से हमारे भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो ऐसे गुणों को ये हम क्या कहते हैं बाबू? पैतृक गुण कहते हैं या अनुवांशिक गुण कहते हैं। और इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के क्या होते हैं? समान होते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, रिजल्ट का मतलब है विद्या विहार साइंस कोचिंग से आप लोग जरूर जुड़े। एक बार फटाफट सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जो बच्चे नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक शेयर तो एकदम करना ना भूले बाबू। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? किसी सजीव के शरीर के अंदर, सजीव जिसके अंदर जीव हो, सजीव का अर्थ हुआ कि जिसके अंदर जीव हो, जिसके अंदर जीव हो, किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ, जैसे हम हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि अति आवश्यक है कि नहीं? उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित, जैसे हमारे शरीर है, इसके अंदर क्या चीज उपस्थित है? जैसे मूत्र की बात किया जाए, पसीने की बात किया जाए, तो ये सब क्या उपस्थित है ना। और इन चीजों को जैसे हम बाहर करेंगे हमारे शरीर से, तो उन्हीं घटनाओं को क्या कहेंगे बाबू? उत्सर्जन कहेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते। जैसे मूत्र पसीना आदि, ये सब हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, और इन सब चीजों को जैसे हम बाहर करते हैं तो उन्हीं चीजों को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, डायरेक्ट छपने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। एकदम टॉप क्वेश्चन है बीबीआई, याद रखिएगा सभी लोग, एकदम टॉप क्वेश्चन है बाबू, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। कहता प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। देखो यह एक दर्पण है बाबू, ठीक है, यह एक क्या है? दर्पण है। यहां पर एक आपतन बिंदु रहता है, ठीक है, यहां पर हमने एक अभिलंब खींच दिया, और एक किरण, आपतित किरण इधर से आया और इधर चला गया। इनके बीच में जो कोण बनेगा और ये जो कोण बनेगा, ये दोनों का मान क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा। और देखिए ये आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों का एक ही समतल में है ना, है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को? देखिए ध्यान से देखेंगे सभी लोग। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है बाबू? 2 नियम है। वही हमने लिखा पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है,
आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर कोण होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ में आ गया सभी को? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो है मेरा, जाके वहां से देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। वहां से जाके देखिए, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। एक बार लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, सभी वीडियो को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 6 है। देखिए रिजल्ट का मतलब ये बताया जा रहा है विद्या विहार साइंस कोचिंग, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन है 6, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अंत तक बने रहिएगा वीडियो का, तभी समझ में आएगा, ठीक है। बीच में छोड़ के नहीं जाइए, नहीं तो बहुत पछताइएगा आप सभी लोग। कहता है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनता है। क्या क्या बनता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति में जल तथा क्या बनता है, लवण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। समझ में आया? इसे HCl NaCl, ये क्या है, HCl अम्ल है और NaCl क्या है, क्षार है, और इन दोनों की उपस्थिति में क्या बन रहा है, जल और लवण। NaCl क्या हो गया, लवण हो गया, और H2O क्या हो गया बाबू, जल हो गया। ये हो गया लवण। समझ रहे हो ना सभी लोग? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार फटाफट लाइक शेयर जरूर कीजिए बाबू सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, पता नहीं आप लोग को शायद वीडियो पसंद आता है कि नहीं। कमेंट कीजिए, बताइए कि सर वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। प्रजनन क्या है, प्रजनन क्या है, प्रजनन क्या है? ध्यान से देखिए सभी लोग, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम बार बार कर, यदि आप सभी को PDF लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, 9798519639, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करें, ठीक है, या मैसेज करके हाय करें, आप लोगों को PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन है बाबू कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप, आंसर हो जाएगा इसका, जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को प्रजनन करते हैं। जितने भी इस पृथ्वी पर जीवधारी प्राणी है, चाहे वो मनुष्य कौन है, जानवर क्यों नहीं हो, समझ लो ना, जितने भी इस संसार में इस पृथ्वी पर जीवधारी प्राणी है, समझ लो ना, वो हुबहू अपने जैसे, हुबहू अपने जैसे जो संतान को उत्पन्न करेगा, वही चीज संतान उत्पन्न करने की ही प्रक्रिया प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। समझ में आ गया होगा? आई होप कि आप लोगों को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ध्यान से समझ लीजिए फिर से एक बार। जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप, जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इन क्वेश्चनों को यदि आप याद नहीं करते हैं तो बहुत पछताइएगा, बहुत, ठीक है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखे। ध्यान से देखिए, आंसर कैसे लिखोगे? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है बाबू? यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? काल्पनिक बनते हैं। दूसरी बात, इसमें प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें जो प्रतिबिंब होता है ना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर होते हैं।
समझ गए सभी लोग। यह प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है, कौन सा, समतल दर्पण में, और इसमें प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू। ठीक है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोबन सोडा का मतलब धोने वाला सोडा, जैसे कपड़ा धोने वाला हो गया। इसके उपयोग को लिखें। ठीक है, सबसे पहले धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र देख लीजिए एकदम ध्यान से। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है बाबू, ध्यान से देखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, देख रहे हैं ना, ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न, और बार बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न छपते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग पूछा जा रहा है, तो उपयोग को देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए इसका उपयोग जो है घरों की साफ सफाई के लिए, धोने वाला जो सोडा है इसका उपयोग, आप घरों में साफ सफाई करते हैं ना, उनमें किया जाता है। दूसरी बात, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जो जल में जो गंदगी होते हैं ना, उनको भी धोने वाला सोडा, इसे आप पानी में देते हैं ना, इसे कुआं होता है, कुआं में देते हैं, वो भी साफ हो जाता है पानी। ठीक है, इसी से। तीसरा है कि कांच एवं कागज उद्योग में, कांच जो बनता है, जो कागज बनता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, उसको चिकना कर किया जाता है, किससे, धोने वाला सोडा से। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को धन्यवाद वीडियो के अंत तक बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।